साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस भारत मंडल के YouTube चैनल पर। और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपी मंडल जी के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि बीपी मंडल जी का पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1918 को। और यूं कहें तो उन्हें एक और नाम से भी आप बुला सकते हैं, या फिर उनके लिए एक टर्म का प्रयोग किया जाता है, द फॉरगॉटन सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी जाना जाता है उनको। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि उनका जन्म, जैसा कि हमने बताया, कि 25 अगस्त 1918 को हुआ था और वो बिहार में हुआ था। बिहार में एक जिला पड़ता है मधेपुरा, और वहीं पर एक गाँव है मुरहो, और उसी गाँव में उनका जन्म हुआ था। बेसिकली आप देखिए तो उनके पिता एक ज़मींदार थे, तो एक ज़मींदार परिवार से उनका ताल्लुक़ था। उनके पिता का नाम देखिएगा तो रास बिहारी मंडल नाम था उनके पिता का। इनके जन्म के समय इनके पिता की तबीयत बहुत ख़राब थी, और अगले ही दिन दुखद समाचार मिला कि उनके पिताजी नहीं रहे। यानी कि बचपन में ही इनके सर से पिता का साया उठ गया। उस वक्त इनके पिता की कोई खास बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, महज 54 साल की उनकी उम्र थी। बीपी मंडल जी की जो आरंभिक शिक्षा है वो मधेपुरा और मुरहों से ही हुई। इसके बाद की स्कूलिंग जो है उन्होंने हाई स्कूल वगैरह आप देखें तो दरभंगा के एक कॉलेज था राज हाई स्कूल, और वहाँ से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हाई स्कूल की शिक्षा जब वो ग्रहण कर रहे थे तो उन्हीं कॉलेज के दौरान से ही उन्होंने पिछड़ों के हक के लिए आवाज़ उठाना उसी वक्त से शुरू कर दिया था। तत्पश्चात स्कूल के बाद की पढ़ाई उनकी बेसिकली पटना से हुई। बिहार की राजधानी में वहाँ पे एक कॉलेज था, पटना कॉलेज, और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बिहार में भागलपुर में कुछ दिनों तक मजिस्ट्रेट के रूप में भी अपनी सेवाएं दिया उन्होंने। 1952 का दौर आया इसके बाद, और जब पहला आम चुनाव हुआ, आपको याद हो तो भारत में पहले आम चुनाव की घोषणा 1952 में हुई, और उस वक्त वो मधेपुरा में कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा के सदस्य पहली बार चुने गए। और अगर यूं देखें तो बीपी मंडल जी को जो ये राजनीति थी वो एक तरह से उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिताजी की अगर बात करें रास बिहारी मंडल जी की, तो वो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो राजनीति तो यूं कह सकते हैं कि उनके खून में थी। तो बिहार में वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर बेसिकली विधानसभा के सदस्य बने। तत्पश्चात आप देखिएगा कि 1967 में बीपी मंडल जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, और इसके बाद राम मनोहर लोहिया के प्रभाव से उनकी अगुवाई वाली जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें चले गए, और तत्पश्चात लोकसभा के लिए वो चुने गए। 1967 के चुनाव के बाद बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी जो है सरकार बनी, जिसमें बीपी मंडल जी स्वास्थ्य मंत्री रहे। पर आगे चलकर सोशलिस्ट पार्टी से भी अनबन हो गई और उन्हें उससे भी अलग होना पड़ा, और इन्होंने अलग होकर वहां से फिर अपनी खुद की एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था शोषित दल। तत्पश्चात देखेगा कि वही पुरानी कांग्रेस जिसे वो छोड़ कर आए थे, उसी की मदद से 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो इस पद पर वे ज्यादा दिन तक नहीं रहे, महज 50 दिनों का कार्यकाल ही उन्हें मिल पाया था। लेकिन आगे चल करके फिर आप देखेगा कि 1977 के जो आम चुनाव हुए उसमें बीपी मंडल जी जो है मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से जो है तीसरी बार लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए, और वो पुनः लोकसभा गए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली उस वक्त दिल्ली में केंद्रीय सरकार का गठन होता है। सरकार के अंदर आप देखिएगा तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उस सरकार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पिछड़े और शोषित वर्गों के हितों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों में से थे। तत्पश्चात यूं कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उनके लिए आवाज उठाने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। तत्पश्चात देखिएगा कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए वो सरकार या सरकार के लोग कहिए कि वो निरंतर प्रयासरत थे। पर एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे काका कालेलकर, उनकी कुछ ऐसी सारी टिप्पणियां थी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जो शायद ओबीसी आरक्षण को लागू करने में बाधक बन रही थी। इस समस्या के निदान के लिए जो केंद्रीय सरकार थी उसने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का निर्णय लिया। तत्पश्चात 20 दिसंबर 1978 को बेसिकली इस आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाती है, और घोषणा के अनुसार कहा गया कि इस आयोग में 4 सदस्य होंगे, एक सचिव होंगे और एक अध्यक्ष होगा, और वो अध्यक्ष बने बीपी मंडल जी। ठीक है,
बाद में आगे चल करके 1979 में एक जनवरी 1979 को बेसिकली इस आयोग के लिए इस आयोग की जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई। यानी कि यूं कहें कि आयोग जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो वहां से ये मान सकते हैं हम कि विधिवत कार्यकाल शुरू हो जाता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। विधिवत कार्यकाल अभी नहीं शुरू हो पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कार्यालय वगैरह मिलने में थोड़ी सी देरी हुई। फिर भी 21 मार्च 1979 को मोरारजी देसाई जी के उद्घाटन भाषण के साथ ही इस आयोग ने अपना वास्तविक रूप से कार्य करना शुरू किया। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के सामने पहले पिछड़े वर्ग की जो नाकामी थी या उसकी जो असफलता थी, उसकी छाया से भी बाहर निकलने की एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही आप अगर देखें तो जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसने जो आंकड़ों को इकट्ठा करने और उसके निष्कर्षों को निकालने में जो भयंकर भूल की थी, जिसका खामियाजा शायद बहुत लंबे समय तक पिछड़े वर्ग के लोगों को या फिर शोषित वर्ग के लोगों को उठाना पड़ा था, इससे भी बाहर निकलने की एक बड़ी चुनौती थी इस वर्ग के पास। तो देखें अगर कि आयोग के समक्ष संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 340 के तहत बहुत सारे काम सौंपे गए थे। 340 आपको पता होगा कि पिछड़े वर्ग के आयोग की बात करता है, वो उसके गठन की बात करता है, उसमें सारे उसके प्रावधान हैं संविधान में। 15(4), 16(4) आरक्षण से संबंधित प्रावधानों की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इस आयोग को कार्य सौंपे गए, उनमें से एक प्रमुख काम यह था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी परिभाषा एक तो देना जरूरी था, और दूसरी क्या थी कि पहचान के लिए कसौटी भी तय करना था। और दूसरी बात अगर करें, जो पहचान की जाएगी, जब पहचान हो जाएगी, मतलब कि ये पिछड़े वर्ग के लोग में आते हैं या फिर ये शोषित वर्ग के अधीन आते हैं, तो उनके विकास के लिए कारगर उपाय भी देने थे इस आयोग को। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता की जांच भी करनी थी। साथ ही इसका फाइनल काम जो होता है कि आयोग जैसे इस तरह के जितने भी आयोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं अपने तथ्यों और अपने आंकड़ों के तहत, और फिर जो होता है उसका प्रतिवेदन फाइनली वो किसको सबमिट करते हैं, राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो एक तो उसे अपना फाइनल सबमिशन भी करना था। तो अगर बात करें कि मंडल आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी, सबसे पहली बात तो यही थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी पहचान करना और उसका मानक निर्धारण करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पूरे देश में भ्रमण करना और आंकड़ों को इकट्ठा करना, जबकि आपको पता है कि 1980 के दशक में कितने सारे संसाधनों से हम रिच थे, नहीं थे। बहुत सारे संसाधन जो आज हम देख पा रहे हैं वो शायद नहीं थे उस वक्त। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आयोग ने कड़ी मेहनत की और उस तत्कालीन समय में 406 जिलों में से 405 जिलों का दौरा किया, सर्वेक्षण किया। साथ ही सामाजिक विज्ञानियों यानी समाजशास्त्रियों की अगर हम बात करें, उनसे, उसके जो विशेषज्ञ लोग थे, उनसे मुलाकातें की और उनसे सुझाव भी लोगों से मांगे थे। ये सब इतना आसान काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आयोग ने इन सारे कामों को बखूबी अंजाम दिया। फिलहाल देखेगा कि मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समापन भाषण के साथ अपना कार्य पूर्ण किया, और 31 दिसंबर 1980 को इस आयोग की जो प्रतिवेदन थी यानी जो रिपोर्ट थी, उस आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपा। अब एक प्रमुख बात करते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी। पहली सिफारिश मंडल आयोग की थी कि केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों हेतु जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो है 27% सीटों का रिजर्वेशन किया जाए, यानी कि उनके लिए 27% सीटें आरक्षित की जाएं। दूसरी जो बात थी, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ज्यादातर समाज में पिछड़े लोग थे, वो इस वजह से ही पिछड़े थे कि उनके पास जमीनें नहीं थी, और ये जमीनें बेसिकली यूं कह सकते हैं कि वो जमींदारी प्रथा के चलते ही पिछड़े थे। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि इस भूमि सुधार कानूनों को लागू किया जाए। साथ ही आप देखिएगा कि मंडल आयोग ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जो अनुबंधित जमीन है, उसको ना केवल SC ST को दिया जाए, बल्कि OBC को भी इसमें शामिल किया जाए। और इसके अतिरिक्त मंडल आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें और भी थी, जैसे कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों में OBC के हितों की सुरक्षा के लिए अलग से मंत्रालय या फिर विभागों का गठन किया जाए।
साथ ही मंडल आयोग ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन जितने भी चलने वाले, जितने भी साइंटिफिक हैं यानी वैज्ञानिक हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल हैं, जितने भी तकनीकी संस्थान हैं, प्रोफेशनल तथा उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, उन सब में दाखिलों के लिए भी ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को 27% आरक्षण दिया जाए। पिछड़े वर्ग की आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा केंद्र तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए और साथ ही उन बच्चों को, इस तबके के बच्चों को जो है रोजगार परक शिक्षा दी जाए। ये भी उसकी सिफारिशों में से एक था। तो ये सारी प्रमुख सिफारिशें थी मंडल आयोग की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी और इस तरह से आप देखिएगा कि फिलहाल 13 अप्रैल 1982 का वो दुखद दिन आया जब बीपी मंडल जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो पता चल जाए कि कब आ रही है। नमस्कार।